Hello everyone, this is Badal Urma and welcome back to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we will discuss about forest society and colonialism अर्थात वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों ने अभी तक उन लोगों के बारे में बात कर ली है जो लोग जंगलों में रहकर अपना जीवन जो है वह व्यतीत करते थे। परंतु जब एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन भारत पर हुआ तो उसी समय से या उससे पहले से जो है एक तरीके से इस तरीके के नियम प्रतिपादित कर दिए गए कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी एक तरीके से शिकार करने का अधिकार नहीं है, कोई भी एक तरीके से पेड़ काटने का अधिकार नहीं है, तो उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। ऑलराइट, तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वन विद्रोह के बारे में। तो आखिर क्या है वन विद्रोह, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तो हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदाय ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। तो कौन कौन से बदलाव थे तो वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि देखो बदलाव क्या थे। कि मान लीजिए कि ये एक पूरा का पूरा जंगली इलाका है जिसमें कुछ लोग इकट्ठा होकर के रह रहे हैं और जो अपना जीवन यापन एक तरीके से पशुओं का शिकार करके या फल और मूल इकट्ठा करके या एक तरीके से किसी भी तरीके से अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो उन्हें जो बदलाव हुए थे उनके खिलाफ उन्होंने बगावत की, यानी कि एक तरीके से उस चीज़ का विद्रोह किया, उस चीज़ का विरोध किया। तो संथाल परगना में सिंधु और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी और सीतापुर राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेज़ों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। तो देखिए, तो कौन एक तरीके से आदिवासी लोग रहा करते थे, उनको क्या कहा जाता था, आदिवासी, यानी कि जो लोग जंगल में अपने जीवन को व्यतीत करते थे, क्या करके, एक तरीके से शिकार करके और फलों के द्वारा, यानी कि पेड़ों के द्वारा जो फल इकट्ठा होते थे, यानी कि फलों को फूड गैदरस करके, तो उनको एक तरीके से क्या कहा जाता था, आदिवासी कहा जाता था। ऑलराइट, तो आदिवासी एक तरीके से कुछ समुदाय थे। तो जैसे हमने देखा सिंधु और कानू, छोटा नागपुर में कौन सा था, बिरसा मुंडा। तो ये तमाम तरीके की जो थे वो क्या रहते थे, समुदाय रहते थे, यानी कि आदिवासी या समुदाय। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो बस्तर के लोग, तो बस्तर के लोग आखिर कौन थे। तो बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि बस्तर, यानी कि बस्तर को क्या है, यानी कि छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ एक क्षेत्र है। तो बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है और इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिणी में गोदावरी का मैदान है। तो इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। तो इंद्रावती नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर। कहाँ पर, बस्तर में। तो बस्तर में मरिया और मुरिया, गोंड, धुरवा, बतरा, हलबा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। तो अलग अलग ज़बानें बोलने वाले के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गाँव को उसकी ज़मीन, यानी कि धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खतिहार त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल, पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं, चूँकि हर गांव को अपनी पौहंदी पता होती है और इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक ऐसा गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ा लकड़ी लेने के लिए लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं जिसे देवसारी या दांड या मान कहा जाता है। तो यानी कि अगर किसी दूसरे जंगल से वो लकड़ी लेते हैं तो उसे शुल्क देते हैं, तो शुल्क को क्या कहते हैं, तो देवसारी, दांड या मान कहते हैं। ऑलराइट, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया। ये कई बार कुछ पूछे भी लिया जाता है शब्दावलियों के क्वेश्चन में कि देवसारी किससे संबंधित है, तो एक तरीके से छोटा सा शुल्क अदा करने से संबंधित है। तो कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है और हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहां पर परगने, यानी कि गाँव का समूह के गाँवों के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई कि किस तरीके से क्या होता है और किस तरीके से लोगों ने विद्रोह किया।
अब बात करते हैं हम इस मानचित्र की। तो आप इस मानचित्र को ध्यान से देखिए और ध्यान से देख करके ये देखिए कि कौन सा जो स्थान है वो कहाँ पर स्थित है और किस दिशा में स्थित है। तो देखिए इसमें बताने की क्या कोशिश की गई है। तो सन 2000 में बस्तर का एक चित्र दिया गया है। तो बस्तर के बारे में हमने सभी बातें जो है इम्पोर्टेंट जान ही ली है कि कहाँ पर बस्तर स्थित है और कौन कौन सी सीमाओं से लगकर वो स्थित है। तो देखिए तो साल 1947 यानी कि 1947 में बस्तर रियासत के कांकेर रियासत में मिला दिया गया और यह पूरा क्षेत्र मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बना। साल 1998 यानी कि 1998 में इस जिले को एक बार फिर कांकेर, बस्तर और दांतेवाड़ा जिलों में बांट दिया गया। साल 2000 यानी कि 2000 में जिले छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गया और साल 1990 का विद्रोह कांकेर वन यानी कि घेरे में से ही शुरू हुआ था और जल्दी ही राज्य के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। तो एक तरीके से जो जंगल का एरिया था वो राज्य के क्षेत्र में फैल गया था। तो इस तरीके से जो है वो छोटे छोटे गांवों और बस्तियों को मिला करके शहर और राज्यों का एक तरीके से उदय हुआ। ये चीज़ याद रहेगी। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं चित्र 19 को। तो बस्तर में सेना का कैंप जो कि साल 1910 का एक चित्र है। तो बस्तर में सेना का एक कैंप का एक चित्र है जो कि 1910 से लिया गया है। तो सेना तंबुओं, बारवचियों और सिपाहियों के साथ चलती थी। यहाँ एक सिपाही विद्रोहियों से सुरक्षा के लिए कैंप की पहरेदारी कर रहा है। तो किससे सुरक्षा के लिए? विद्रोहियों से, यानी कि जो जंगल में समुदाय रहते थे, यानी कि जो जंगल में कुछ समुदाय जो रहते थे, यानी कि उनसे वो रक्षा कर रहा है। तो अब देखते हैं लोगों के भय। तो औपनिवेशिक सरकार ने साल 1905 यानी कि 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्सों को आरक्षित करने और घूमतू खेती को रोकने और शिकार व अन्य उत्पादकों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। तो कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांवों और लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे को हटा दिए गए और काफ़ी समय से गांव वाले ज़मीन के बड़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीज़ें की नियंत्रण मांग से शस्त्र थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौरा आया जो पहले 1899 से लेकर 1900 में और फिर 1907 से लेकर 1908 में वन आरक्षण में चिंगारी का काम किया। तो ये दो इम्पोर्टेंट जो है वो तिथियां हैं जिसके दौरान एक एक साल के लिए भयानक अकाल का जो था वो वन यानी कि एक तरीके से जंगल में रहने वाले समुदाय के लोगों के लिए अकाल पड़ा, यानी कि एक तरीके से अकाल का दौर आया था। तो अब देखिए, तो लोगों ने बाज़ारों में त्योहारों के मौके पर जो और जहाँ कहीं गाँवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे वहाँ जमा होकर उन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया जो कि कांगेर वनों के दुर्रा समुदाय के लोगों एक मुहिम से सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इसका नेता नहीं होता था, लेकिन बहुत सारे लोग नेतानार गाँव के गुंडा धूर और इस आंदोलन की अहम शख्सियत मानते थे। साल 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टियों के थैले, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे और यह गांव में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का संदेश था। तो हर एक गांव में इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद की और बाजार लूटे गए। तो अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया तथा अनाज का पूर्ण वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज़्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और उनके दमनकारी कानूनों में से किसी न किसी तरीके से जुड़े थे। यानी कि जो उन लोगों ने, यानी कि जो जंगल में रहने वाली समुदाय के लोग थे, यानी कि जो जनजातीय समुदाय के लोग थे, केवल उन्होंने जो औपनिवेशिक सरकार थी उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों को ही ठेस पहुंचाने का काम शुरू किया। तो पुलिस वाले, व्यापारी, जंगल के आदरणियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुज्जुम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। तो अंग्रेज़ों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे और आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, तो लेकिन अंग्रेज़ फ़ौज ने उनके तंबों को घेरकर उनकी उंगलियां जो है यानी कि गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते हुए उन्हें सजा देते सैनिक गांव-गांव घूमने लगे और ज़्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। तो अंग्रेज़ों को जो है
फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने यानी कि फरवरी से मई लग गए, फिर वे गोंडा धूर में को कभी न पकड़ सके। तो विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही थी कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया था। और बस्तर के जंगल और लोगों की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगल से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। साल 1970 के आते आते इस दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज़ उद्योग की लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। तो इस परियोजना को जब रोक दिया गया तो अब इससे आगे हम देखेंगे कि एशियाओं और एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चल रहे कार्यों और उनके वनों की स्थिति पर हम नज़र डालेंगे, जिससे हमें भारत के बारे में तो हमने जान ही लिया कि क्या कुछ कब और किस समय हो रहा था, परंतु बाहर के जो एशियाई देश थे और इंडोनेशिया था, तो इन देशों में आखिर क्या एक तरीके से कंडीशन उस समय चल रही थी, तो इन पर भी हम नज़र डालेंगे। तो पहले आप लोगों को पॉज करके जो स्रोत दिए गए हैं वो अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेने हैं। ऑलराइट, तो आप लोगों को कल अपनी यानी कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो इस चैप्टर से संबंधित आपका एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस की परीक्षाओं में, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में हो, तो जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है तो वो आपको बता दिया जाएगा। फ़िलहाल के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या पोज कर लीजिए, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, या कल आपको जो क्वेश्चन बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से मेंस के लिए जो आंसर लिखेंगे देन उसको इसमें नोट डाउन कर लीजिए, यानी कि अपने हिसाब से इसको आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एक स्रोत ये भी है जो कि स्रोत चय के नाम से आप देख सकते हैं, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। ऑलराइट, इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद।